अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। जारहाना या मुफाहिमाना, आइंदा इंतखाबात में नून लीग का बयानिया क्या होगा? नून लीग अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकी है। नवाज शरीफ कभी जारहाना लबो लहजा अपनाते हैं और माजी के मनफी किरदारों को सजा देने की बात करते हैं, तो कभी माजी को भूल कर आगे बढ़ने का बयान दे देते हैं। और आज फिर नवाज शरीफ ने माजी के किरदारों से हिसाब लेने की बात कर दी है। 19 सितंबर को जब नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया था, तो साथ ही ये भी कहा था कि मेरी बरतरफी के पीछे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का हाथ था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा उनके आलाकार थे। उनका जुर्म कत्ल के जुर्म से भी बड़ा है। उन्हें मुआफ़ी देना कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 19 सितंबर को नवाज शरीफ ने बयान दिया और अगले ही दिन 20 सितंबर को शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंचने के 48 घंटे बाद ही दोबारा लंदन रवाना हो गए, जिसके बाद ये खबरें आईं कि शहबाज शरीफ अपने भाई और कायद नवाज शरीफ को बयानिया नरम करने पर कायल करने के लिए लंदन गए थे। और फिर हुआ भी यही। नवाज शरीफ तो एक बयान देकर खामोश हो गए, मगर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आकर लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने वापस नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और फिर नवाज शरीफ ने भी वापस आकर यही किया और 21 अक्टूबर की शाम मीनार पाकिस्तान पर अपनी तकरीर में मुफाहिमाना लबो लहजा इख्तियार किया और किसी से भी इंतकाम ना लेने की बात की। लेकिन इसके बाद नून लीग और नवाज शरीफ को सियासत में नए लाडले का लक़ब दिया जाने लगा और फिर ये खबरें आईं कि नवाज शरीफ इस तासुर से परेशान हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं। 25 नवंबर को सियालकोट चैम्बर के वफ़द से खिताब करते हुए जहां उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों पर भी तनकीद की। और आज एक बार फिर लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन्होंने मुझ पर बोगस मुकदमे बनाए, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हम इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएं, हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कोई उनसे बात करेगा क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। खुद साकिब निसार की ऑडियो टेप है, हमने तो इनको अंदर रखना है, इमरान खान को लाना है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहा है और फिर उसी ने अपने दौर में 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कैसे आपने उसको कबूल कर लिया आपने कि आप सुप्रीम कोर्ट में रहे? कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में? चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहे। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? मुफाहमत और मज़ाहमत के बयाने में फंसी हुई नून लीग अपने नए सियासी मुस्तकबिल की तलाश में है। नवाज शरीफ अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने की कोशिशों के साथ साथ सियासी राब्ताकारी में भी मसरूफ़ है। पहले उन्होंने कोयटा का दौरा करके बलूचिस्तान की मुतादिद सियासी शख्सियात को नून लीग में शामिल किया, फिर मौलाना फजल रहमान से मिलकर सीट एडजस्टमेंट पर बात की। उसके बाद खुद चलकर काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के पास गए और सीट एडजस्टमेंट पर बात की। और आज ये खबर आ गई है कि शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है। जी न्यूज़ के मुताबिक लाहौर में शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है, जिसमें नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में राना सनाउल्लाह या सादिक भी शरीक थे, जबकि IPP की तरफ से ऑन चौधरी मुलाकात में शरीक हुए। इस सारी सूरत पे बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या कंफ्यूज्ड हैं नवाज शरीफ? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना है या फिर मुजाहिमत वाला बयानिया अपनाना है? तनकीद से परेशान हो जाते हैं? देखिए शाहजेब, मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई तजाद नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की तरक्की का सवाल है, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से मुल्क को निकालने का सवाल है, तो यकीनन इसके लिए हम किसी मुल्क के अंदर इंतशार के मुतामल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि मुल्क के तमाम इदारे और मुल्क के अंदर सियासी जमातें एक वसी कौमी मफाहमत के नतीजे में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग दें ताकि मुल्क की मईशत आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझते हैं, और ये हमारे सियासी ईमान का हिस्सा है, कि पाकिस्तान का वफाक
और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर आइन की सरबुलंदी के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा हर वो कोशिश जो इस मुल्क में आइन को सबवर्ट करेगी, हर वो कोशिश जो इस मुल्क में आइन के मावरा कोई कदम करेगी या वो सबवर्ट करेगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उससे हम मज़ामत का रास्ता ज़रूर इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का सवाल है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। लिहाजा इन दोनों मगर ऐसे मतलब माजी में किया उस पर करेंगे या जो मुस्तकबिल में अगर करेगी तो मुजाहमत करेंगी? क्योंकि माजी में जो हुआ उसमें जब आप एक दफ़ा हुकूमत में आए, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आपने मुकदमा चलाया, तो फिर जो कुछ हुआ सबने देखा, तो ये कहा जाता है कि जी उसकी मिसाल सामने रखते हुए अब नून लीग का ऐसा कोई इरादा नहीं इख्तिदार में आकर, नवाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ, मगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ किया गया था इसका एहतसाब करेगी नून लीग इख्तिदार में आकर। देखिए, इसको नवाज शरीफ साहब अपनी 21 अक्टूबर की तकरीर में बहुत अच्छी तरह कह चुके हैं कि ये बहुत घिनौने जराइम है जो किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कोई इंतकाम की बू नहीं है, क्योंकि हम मुल्क को किसी नए बहरान में नहीं धकेलना चाहते। लेकिन इसके साथ साथ कतन इसका ये मकसद नहीं है कि जो माजी में इतनी घनौनी साजिश हुई है उसके बारे में हम बिल्कुल उसको मिट्टी डाल के दफन कर दें, ताकि आइंदा भी हम ऐसे ही हादसों से गुजरते रहें। और इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और इसको मुख्तलिफ लोग भी कह चुके हैं, कि हमें जो भी हुकूमत आएगी उसका फ़र्ज़ होगा कि वो इलेक्शन के बाद एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करे, और वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के नतीजे में अगर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनता है जिसमें जो इस तरह के माजी की गलतियां हैं उसके बारे में हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर सकते हैं, और एक अज़म तमाम इदारे कर सकते हैं और तमाम पाकिस्तानी कर सकते हैं कि आइंदा हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अब हमने आगे की तरफ चलना है, तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि हमें एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है अगर हमने मुल्क को अगले 25 साल के लिए बचाना है। देखिए, मैं एक सवाल आपको पेश करना चाहता हूं। आज से 25 साल के बाद इस खित्ते में दो मुमालिक अपनी 100 साल की आज़ादी की तकरीबात मना रहे होंगे, एक हमारा हमसाया मुल्क और एक पाकिस्तान। हमारे सामने बहसियत कौम बड़ा सवाल यह है कि 2047 में जब हमारे बच्चे पाकिस्तान की 100 साल तकरीबात बनाएंगे तो तारीख के सामने वो फख्र से बना सकेंगे या शर्मसार होंगे। और इन ये बड़ा सवाल है और उसके लिए बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान एक आइन और कानून के और जमहूरियत के रास्ते पर चले, एक मुआशी रिफॉर्म्स के रास्ते पर चले। मगर एक और जो सवाल है वो ये कि आप लोग इस कॉन्फिडेंस का भी इज़हार कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, 13 दरख्वास्तें आ रही हैं कि एक हल्के से राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया, मगर नवाज शरीफ साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से की, इशराक हुसैन साहब से की, और आज जो खबर आई है वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने। सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं आप। अगर इतनी लोग बेताब हैं नून लीग का टिकट लेने के लिए, तो इतनी सारी सीट एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों पे कह चुके हैं कि जहाँ पर हम इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हम वाज़े अक्सरियत के साथ एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएं, इसके साथ साथ ये भी एक ज़रूरत है कि आप एक वसीउल बुनियाद तायीद आने वाली हुकूमत की पुश्त पर जमा करें, ताकि वो इस्लाहाती एजेंडा जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उसके लिए एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस और पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद हो। लिहाजा वो तमाम जमातें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर और इस मुल्क की इक्तसादी और मुआशी तरक्की के हमारे एजेंडे के साथ इत्तफाक करती हैं, हम यकीनन कोशिश करेंगे कि उन तमाम कुव्वतों की ताकत को मुजमा किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मौसर मैंडेट हासिल कर सकें। मगर आपको मैंडेट कैसे मिलेगा अगर आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं? लोधरा में 2 में से 1 सीट पर अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ कर लेते हैं, सियालकोट में से क्या 2 में से 1 सीट पर फिरदौस आशिक एवान साहिबा के लिए आप पीछे हट जाएंगे? फैसलाबाद में क्या आबिद शेर अली की सीट पर फर्रुख हबीब के लिए आप पीछे हट जाएंगे? लाहौर में क्या अलीम खान साहब के लिए पीछे हट जाएंगे? क्या करेंगे? देखिए, इसीलिए जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें एक असूली इत्तफाक किया गया है, लेकिन ये फिर मुज़ाकरात के अंदर कमेटीज़ के अंदर देखा जाएगा जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं
कि जिनको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वहां पे कतन हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर कहीं किसी दूसरे ऐसे सियासी कुव्वत के पास कैंडिडेट है कि जो एक मौसर इंतखाबी कामयाबी हासिल कर सकता है और वहां पर निस्बतन हमारे पास कमजोर कैंडिडेट होगा, यही एक असूल होता है सीट एडजस्टमेंट का कि जिसके पास बेहतर उम्मीदवार होता है जिससे आप इंतखाबी कामयाबी हासिल कर सके, आप उसे पुट अप करते हैं। और दूसरी बात मगर जो इस वक्त आईपीपी का हाल है उसके बावजूद आप इनसे सीट एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जब आप इतने कॉन्फिडेंट भी है कि आप जीतने जा रहे हैं, या किसी के दबाव में जा रहे हैं? नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वसीउल बुनियाद ताईद हासिल करें और जितना एक मौसर और मजबूत मैंडेट हासिल कर सकते हैं उतना ही हमारे मुस्तकबिल के तरक्की के सफर के लिए, मुआशी इस्लाहात के सफर के लिए बेहतर होगा और उसके लिए हमारे पास ताईद और मैंडेट होगा। बहुत शुक्रिया यासिन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और दूसरी तरफ मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं बल्कि मजीद बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पार्टी टिकट होल्डर्स को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना अब भी गैर वाज़ेह है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के देरीना रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान की काबीना में अहम ओहदों पर रहने वाले अरकान के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आज पीटीआई दौरे हुकूमत के वजीर खजाना और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन ने सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, साथ ही सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया। खुद शौकत तरीन का इस बारे में मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता 2.5 साल मुआशी तौर पर और ख़राब सेहत की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं, लिहाजा घर वालों और दोस्तों के इसरार पर मैंने अमली सियासत से किनारा कुशी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं पीटीआई और सेनेट से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। शौकत तरीन के इस फैसले से सेनेट में पीटीआई की एक नशिस्त कम हो गई है, साथ ही इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अब भी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा होने के बाद अब ये मामला एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया है, जहां आज मुख्तलिफ दरख्वास्तों की इब्तिदाई समाअत के बाद पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत कुछ दीगर अरकान की दरख्वास्तों पर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इब्तिदाई समाअत की। दौरान समाअत अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के तहत इंतखाबात का हुक्म दिया था, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट नहीं बनाई गई, नामजदगी का तरीका कार भी नहीं था, पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र नहीं है, पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर ने डेटाबेस अपने पास रखा हुआ है, कमीशन का इख्तियार है कि ऐसे इंतखाबात करवाने वाले को हटाकर नए इलेक्शन करवाए। अकबर एस बाबर के वकील ने मजीद कहा कि हम पीटीआई के मरकजी दफ्तर गए, लेकिन हमें कागजात नामजदगी समेत दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई और इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक से महरूम रखा गया। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दरख्वास्त फॉर्म मांगा था, लेकिन मुहैया नहीं किया गया। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की थी। तो इस मौके पर अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट जाने की वीडियो चलवा दी। इसके बाद अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वीडियो दिखाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन के रुकन ने सवाल पूछा कि आपने वीडियो क्यों बनाई और ये दूसरी पेशावर की वीडियो किसने बनाई? तो अकबर एस बाबर ने जवाब दिया कि जो वीडियो सेक्रेटेरिएट में बनाई गई वो हमारी है, हमने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि हम सबूत रखना चाहते थे। तो हम पेशावर की वीडियो मीडिया की है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो वीडियो की फॉरेंसिक करवा ले। इससे पहले भी वीडियो सबूतों पर फैसले हुए हैं। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे, एक दफ़ा मौका दिया था, यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, आप दोबारा इंतखाबात को तो भूल जाएं, हमने शफाफ इंतखाबात का कहा था। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए और मजीद समाअत के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहने दिया जाना चाहिए, बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजा साहब आप कहेंगे फिर कि जो इलेक्शन कमीशन हमने देखा कि सारी जमातों से उन्हें तहरीक इंसाफ ही दिखी, फिर वो मामला भी चैलेंज हो रहा है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ के पास रहने दिया जाए और उनके जो नुमाइंदे हों उन्हें भी कैंपेन डोर टू डोर करने दी जाए और फिर मुकाबला किया जाए? जी बिल्कुल करें, उनके नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन करें, बिल्कुल उनके पास बल्ले का निशान जो है वो रहने दिया जाना चाहिए। बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 1% वोट ज्यादा पड़ सकता है नए निशान को रिएक्शन में, लेकिन बल्ले के निशान के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब तोशाखाना के तहाइफ से मुताल्लिक नैब ने आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को वार्निंग पर मबनी एक अहम नोटिस भेजा है, जिसमें 3 कीमती तोहफों की तफसीलात बयान की गई हैं और उन्हें पेश करने का आखिरी मौका दिया गया है, जिनमें एक तोहफा
26 जून 2019 का है। ये तोहफा एक चेन और उसमें लगे हुए लॉकेट, कान में पहनने वाले टॉप्स के एक जोड़े, 2 अंगूठियों और 2 ब्रेसलेट पर मुश्तमिल है। नैब के मुताबिक दूसरा तोहफा 18 सितंबर 2020 का है, जिसमें सोने और हीरे का एक नेकलेस, सोने और हीरे का एक ब्रेसलेट, सोने और हीरे की एक अंगूठी और साथ ही सोने और हीरे की 2 बालियां शामिल हैं। जबकि तीसरा तोहफा 21 मई 2021 का है, जिसमें एक नेकलेस, 2 बालियां और एक ब्रेसलेट घड़ी शामिल है। नैब ने बुशरा बीबी से कहा है कि आपको साबिक वजीर आजम इमरान खान की बीवी की हैसियत से गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन से ये तोहफे मिले थे, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, लेकिन इनकी कीमत को अंडर वैल्यू करवाकर एक छोटी सी रकम अदा करके इन तोहफों को आपने अपने पास रखा। साथ ही कीमत का दुरुस्त तयन करने के लिए ये तोहफे तोशाखाना में जमा भी नहीं कराए गए, जो तोशाखाना के कवायद की खिलाफ वर्जी है। नैब के बुशरा बीबी को भेजे गए नोटिस के मुताबिक आपसे कई मरतबा कहा गया कि ये तहाइफ पेश करें, लेकिन आप ऐसा करने में नाकाम रहे। इसलिए आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है कि मज़कूरा रियासती तोहफों को पेश करने की गर्ज से आप एक मर्द फैमिली मेंबर के साथ नैब रावलपिंडी में 11 दिसंबर को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो जाएं। ये वादे किया जाता है कि इस ऑर्डर में दी गई हिदायत पर अमल न करने की सूरत में नैब कानून के मुताबिक आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, अब भी गैर यकीनी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिद खान साहब। आमिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो हालात हैं, आप इस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है तहरीक इंसाफ के साथ जो किसी जमात के साथ नहीं किया। बाकी सबके इंतखाबात पर भी सवाल उठता है, मगर उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस जारी कर दिया है, जवाब तलब कर लिया है। क्या मौक़िफ़ होगा आपका? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जबकि दूसरी जमातों को इस किस्म के मामलात में नहीं उलझाया गया। हालांकि उनके इलेक्शन तो इससे भी कम एलेबरेट थे और इसके बावजूद भी उनको जो है उनकी पार्टी को इजाज़त भी है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनको इलेक्शन सिंबल भी दे दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की जा रही है, उनको उलझाया हुआ है इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक ऐसी कंट्रोवर्सी में जिसका कोई जवाब नहीं बनता। कानूनी रिक्वायरमेंट सारी तहरीक इंसाफ ने पूरी कर दी है जो कि कानून की मंशा थी, और अब उसको खामखा एक कंट्रोवर्सी में डालना एक ऐसे शख्स की दरखास्त पर जिसका पार्टी के साथ पहले से बड़ी अरसे से एक तनाज़ा चल रहा है फंडिंग के केस से, अब उसके कहने पर उसकी एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस जारी करना बिल्कुल नामुनासिब। और आप साहब ये बताइएगा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो, माजी में हुआ जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी से जब तलवार का निशान लिया गया तो तीर का निशान पे आए और तीर का निशान उनका निशान बन गया। नून लीग शेर के निशान के साथ आई जब साइकिल का निशान मुस्लिम लीग से चला गया। आप समझते हैं कि अगर ले भी लिया गया बल्ले का निशान तो फ़र्क नहीं पड़ेगा या फ़र्क पड़ेगा और आप इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे? देखिए, वो एक जायज़ बात है कि जो निशान है इस वक्त लेके जाना जिस बुनियाद पर लिया जा रहा है वो बिल्कुल नाजायज़ है। उस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी जिसने कि उनसे तलवार का निशान लिया था और वो भी बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती थी, इसलिए वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। और फिर उन्हें मजबूर होना पड़ा, पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंटेरियन एक पार्टी उन्होंने ही बनाई और फिर उसको तीर का निशान लेके उसके बैनर के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़े। तो ये बात हर पार्टी को मजबूर नहीं करना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसको ओरिजिनल निशान ही रहने दिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? क्यों इस एक झगड़े में उलझा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हालांकि ये वक्त है कि उन्होंने पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी करनी है, उनकी लीडरशिप को आज़ाद किया जाए, उनके कारकुनान को आज़ाद किया जाए ताकि वो खुल के पार्टी में जो आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला है 8 फरवरी को, उसमें वो खुल के हिस्सा ले सकें और अपने अपने हलकों में कैंपेन कर सके और नेशनल कैंपेन भी चलाई जा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि बदनीयती पे मबनी है एक पार्टी को खाम-खा की कंट्रोवर्सीज में उलझाना। और अगर ऐसा हो भी जाए जो वर्स्ट केस सिनेरियो है तो उसमें पार्टी फिर भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और आपके ख्याल में, क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, आपके ख्याल में बल्ले का निशान लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है? मैं समझता हूं कि इससे बहरहाल एक ज्यादती तो होगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन हमने लड़ना है,
असल में जो इस वक्त सारी कोशिश हो रही है वो ये है कि किसी न किसी तरह से पार्टी को हम इलेक्शन से बाहर कर दें, और इस हवाले से हम यही कहेंगे कि हम हर सूरत, हर तरह से कानून के और आइन के अंदर रहते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब से 4 दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साबका रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद अमजद के कत्ल की कहानी आपके सामने रखी थी, जिन्हें 2008 में उनके दफ्तर में 10 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। और उस कत्ल का इल्ज़ाम उसी कंपनी के साबका मैनेजर तकी हैदर शाह पर है, जो 2008 से मफरूर है। हमने अपने प्रोग्राम में आपके सामने ये तफसीलात भी रखी थी कि 2008 में इस कत्ल के बाद जब रियासत मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम हुई और मुलजिम मुल्क से फरार हो गया, तो मकतूल की बेटी माहम अमजद ने 12 साल की तलाश के बाद 2020 में सोशल मीडिया के जरिए कातिल को ढूंढकर पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से आगाह कर दिया था। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की वजारत दाखिला और वजारत खारजा मुलजिम को वतन वापस लाने में नाकाम रही है। रवां साल जनवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने पाकिस्तान से मुलजिम की हवालगी के लिए एक्स्ट्राडिशन फाइल जमा करवाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक जब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने यह फाइल दुबई हुकाम के हवाले की है, तो उन्होंने इसे नामुकम्मल करार देकर वापस कर दिया है। जबकि पाकिस्तान की वजारत दाखिला वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि वो अपनी तरफ से तमाम दस्तावेजात मुकम्मल कर चुकी है। अहम बात यह है कि सितंबर 2023 को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक बार फिर मुलजिम की हवालगी की एक्स्ट्राडिशन फाइल दुबई हुक्काम के हवाले की है, मगर अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और अब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस केस में कोई पेशरफ्त ना होने का सारा मलबा दुबई हुक्काम पर यह कहकर डाल दिया है कि अक्टूबर 2023 से रिमाइंडर्स देने के बावजूद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वजारत खारजा के डिप्टी प्रोटोकॉल चीफ गयान चंद ने आज अदालत में जमा कराए गए बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अबू धाबी में हमारा मिशन मुलजिम तकी शाह की हवालगी में पेशरफ से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा से रोजाना की बुनियाद पर राब्ता कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम के जवाब का अब तक इंतजार है और जैसे ही जवाब मिलता है तो इस हवाले से अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक ऐसा ही जवाब 23 अक्टूबर को अदालत में जमा करवाया था, जिसके बाद केस की समाअत 1 माह से ज़ायद अरसे तक मुलतवी रही। और अब जब आज केस की समाअत हुई है तो वजारत खारजा ने फिर यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की तरफ से जवाब का इंतजार है। जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्म जारी किया और लिखा कि ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 3 रिमाइंडर्स भेजे हैं और दुबई हुक्काम से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है ताकि इस मामले पर बातचीत की जाए। हम एक बार फिर वजारत खारजा को हिदायत करते हैं कि वो इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाए और अगर इस केस में कोई पेशरफ्त ना हुई तो वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ज़ाती तौर पर अगली समाअत में पेश हों और केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। अहम बात यह है कि जब हमने 4 दिसंबर को इस केस में ना समझ आने वाले इल्तवा के ऊपर सवालात उठाए थे और दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखे थे, तो 6 दिसंबर को दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन आफाक अहमद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वजारत खारजा के दफ्तर को ईमेल पैगाम भेजा था, जिसे आज अदालत में जमा कराया गया है। और उसके मुताबिक इस केस को मीडिया की तवज्जो तब हासिल हुई जब शाहजेब खानजादा ने 4 दिसंबर को 33 मिनट का प्रोग्राम किया। माहम अमजद ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक्स्ट्राडिशन केस फाइल में छेड़छाड़ की गई है और फाइल को जमा कराने से पहले ही उसमें से दस्तावेजात निकाले गए हैं। माहम अमजद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, पुलिस, FIA, जजेस और हमारे मिशन के खिलाफ ट्वीट्स करती रही हैं। दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक सिफारत खाने ने तकी हैदर शाह के केस को आगे बढ़ाने के लिए तमाम इकदाम उठाए हैं। वजारत से एक्स्ट्राडिशन फाइल मिलते ही हमने उसे मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम के सामने रखा ताकि वो इस पर गौर कर सकें और माहम अमजद की दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात को उनकी सिक्योरिटी की दरख्वास्त की गई थी ताकि उनके सिक्योरिटी खदशात को दूर किया जा सके। दुबई में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने अपनी ईमेल में मजीद कहा कि ज़्यादातर एक्स्ट्राडिशन के केसेस में मुत्तहिदा अरब अमारात मजीद दस्तावेजात और मालूमात के लिए उन्हें वापस भेज देती है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस का ताल्लुक दस्तावेजात की फरहमी, अटेस्टेशन और दस्तावेजात के अरबी तर्जुमे से होता है, जिसके बाद इन केसेस को दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा को इस दरख्वास्त के साथ भेजा जाता है ताकि वो इस हवाले से मुतल्लिका क्वार्टर से रब्ता करें। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी भी सवाल पर सिफारत खाना वजारत खारजा को वजारत दाखिला की मुशावरत के साथ इन बेज़ाब्तियों को दूर करने की दरख्वास्त करता है और कुछ केसेस में दोनों तरफ से जवाब आने के लिए 4 से 5 महीने लग सकते हैं। ये सिफारत खाने की वो ईमेल है जो उन्होंने इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर को भेजी थी, मगर इस ईमेल में इस चीज़ की वजाहत नहीं की गई है कि वजारत दाखिला तो पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वो तमाम एतराज़ात दूर कर चुकी है और बार बार इन एतराज़ात का सामने आना हैरानकुन है। साथ ही एक एक्स्ट्राडिशन फाइल के एतराज़ात दूर करने के लिए सिफारत खाने को आखिर कितना वक्त दरकार होता है, क्योंकि ये मामला गुज़िश्ता 11 महीने से ज़ेर इल्तवा है। जनवरी में दुबई के हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम से एक्स्ट्राडिशन फाइल मांगी थी जिस पर आज तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। साथ ही मकतूल की बेटी माहम अमजद ने सिफारत खाने के पैगाम पर रद्द अमल देते हुए हमें बताया है
कि मैंने FIA और जजेस के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की है और मैंने सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट किया है उसके पीछे ठोस सबूत हैं जो मीडिया हाउसेस के साथ भी शेयर किए गए हैं। जबकि इससे पहले माहम अमजद ने हमारे प्रोग्राम में यह दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में केस को देखने वाले जज ने यह बताया है कि पाकिस्तान के सिफारत खाने ने उनसे अब तक कोई मुलाकात नहीं की है और पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से भेजी गई फाइल्स की कॉपी जब उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इंसाफ के साथ शेयर की तो उन्होंने जवाब दिया कि यह फाइल इस तरह से उन तक पहुंची नहीं। जो जज यहाँ पे यूएई में केस देख रहे हैं, मैं उनसे पर्सनली मिलके आ चुकी हूँ। उनके मुताबिक एम्बेसी से आज तक एक मीटिंग भी नहीं हुई है इस केस के मुताबिक। इंटीरियर मिनिस्ट्री से मैंने एक दरख्वास्त की थी कि मुझे जो भी उन्होंने पेपर्स तैयार किए हैं, बिकॉज ये कोर्ट में मामला चल रहा था, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमसे भी एक PDF शेयर कर दिया जाए ताकि मैं जाके पर्सनली दिखा के आ जाऊँ। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस गई हूँ और उनको मैंने दिखाए, तो उनको जब मैंने दिखाया गया किस तरह ये सारी फाइल बन के आपके पास पहुंची है, तो उन्होंने बोला है मुझे वाज़े तौर पे कि हमें इस तरह नहीं दिखाई गई। मैं प्रोसिक्यूटर से मिलके आई हूँ, मैं सबसे मिलके आई हूँ। वो उनका कहना बार बार यही है कि अपनी एम्बेसी से बोलें कि हम तक हमारे जितने हमने डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं वो हमें पहुंचा दें, हम सेम डे कातिल को वापस भिजवाएंगे। अगर इतनी ही अगर यूएई की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती तो वो सेम डे रेड नोटिस इशू होने के बंदे को अरेस्ट ना करते। अब क्योंकि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने सारा मामला दुबई हुक्काम पर यह कहकर डाल दिया है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इस हवाले से हमने मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा और वजारत इंसाफ से रब्ता किया है। जैसे ही उनका जवाब आता है तो हम उसे आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सार्फिन के साथ जुलाई और अगस्त में बिजली के बिलों में क्या हुआ, एक पूरा स्कैंडल बनता जा रहा है, तो बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में बिजली के सेक्टर के हवाले से मुसलसल सवालात उठते रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट ने मजीद सवालात उठा दिए हैं, जिसमें बताया गया कि सारिफीन से ज़्यादा बिल वसूल किए गए और वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से किए गए। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीने में बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने सारिफीन को ज़्यादा बिल भेजे और इसके लिए एक तरीका ये अपनाया गया कि 30 दिन की मीटर रीडिंग और बिलिंग साइकिल के बजाय इससे ऊपर जाकर 30 दिन से ज़्यादा के अरसे में बिलिंग की गई है, जिसकी वजह से दिन बढ़ने से यूनिट भी बढ़ गए और यूनिट बढ़ने की वजह से लाखों सारिफीन का स्लैब भी बदल गया और उनकी फ़ी यूनिट लागत बढ़ गई, जिसकी वजह से बिल भी बढ़ गया। और दूसरी तरफ ऐसे सारिफीन जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होने की वजह से लाइफ लाइन कंज्यूमर्स की फहरिस्त से निकल गए, जिसकी वजह से उन्हें फ़ी यूनिट ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ी। जबकि दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे और बिजली की चोरी के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के बावजूद सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है और गर्दिशी कर्जा जून में 2300 अरब रुपए से बढ़कर अक्टूबर में 2600 अरब रुपए पर पहुंच गया है, यानी इसमें मजीद 301 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। हालांकि हुकूमत का दावा है कि बिजली चोरी पर क्रैकडाउन और रिकवरीज में इजाफे से अब तक 63 अरब रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। और दूसरी तरफ बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवालात उठ रहे हैं और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत तवानाई ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनाने की तजवीज़ दी थी और ये यूनिट्स तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों में तैनात किए जाने थे और वजारत तवानाई ने तजवीज़ दी थी कि इन यूनिट्स की सरबराही पाक फौज का एक ब्रिगेडियर करेगा जो बराह रास्त वफाकी सेक्रेटरी तवानाई को रिपोर्ट करेगा, मगर वजारत खजाना ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर जो सवाल उठ रहा है वो नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से है। जुलाई और अगस्त में लाखों सारिफीन को बहुत महंगे बिल भेजे गए, जो बिलिंग साइकिल था वो 30 दिन से ऊपर कर दिया गया, फिर जो जाली मीटर हैं वो उनके ज़रिए बिल्स भेजे गए और ये तकरीबन अक्रॉस द कंट्री हुआ है। 80% सारिफीन ज़ाहिर पंजाब में है। जी, थैंक यू शाहजेब साहब। नेपरा की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो डेटा है उसमें मिस्टेक्स हैं और इसके ऊपर एक तो हमने इंक्वायरी कमेटी जो बनाई है अगले 15 रोज़ में वो अपनी रिपोर्ट भी दे देगी, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह बिफोर मंडे या बाय मंडे हमारी पावर डिवीज़न की वेबसाइट पे जो इसके रिबटल हैं और जो गलतियाँ हैं वो सारी हम हाईलाइट कर देंगे। एक्चुअली इसके अंदर कैलकुलेशन एरर्स हैं और जिस तरीके से डेटा लिया गया है और जो सैंपल्स यूज़ किए गए हैं उसके अंदर गलती है। इफ़ यू नोटिस उसके अंदर को कहा गया कि जी 3.5 करोड़ टोटल कंज्यूमर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें कहा गया कि 1 करोड़ कंज्यूमर्स को जो है वो जो अफेक्ट हुए हैं इसके अंदर या बिल्स जो हैं वो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं। तो हमने जो डेटा देखा है ये नंबर्स बिल्कुल गलत हैं बिकॉज पहले 2-3 बातें
हैं। पहली बात तो उन्होंने जुलाई और अगस्त दोनों को काउंट किया है इसके अंदर। दूसरी बात ये कि जो हमने नंबर्स किए हैं, हमारे हिसाब से टोटल जो कंज्यूमर्स अगर अफेक्ट हुए हैं, जिनका स्लैब अगर चेंज हुआ है, तो जुलाई में 8,71,000 हैं और अगस्त के अंदर 8.5 लाख हैं। और उसके अंदर भी जिनका स्लैब चेंज होता है किसी एक माह में, फिर अगले माह में वो स्लैब रीएडजस्ट हो जाता है। बिकॉज अगर किसी माह में 33 दिन की बिलिंग होती है तो अगले माह में 27 दिन की बिलिंग होगी, बिकॉज साल में 12 माह की ही बिलिंग होती है, किसी को 11 या 13 बिल्स नहीं मिलते। तो इस रिपोर्ट के अंदर फैक्चुअल एरर्स हैं और जो हमारा अभी तक एनालिसिस है कि दे हैव नॉट रियली गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ सिचुएशन एंड हायर मैनेजमेंट should have looked at it before publishing it. अली साहब, एक तो आपने नंबर्स पर सवाल उठाया कि नंबर्स एग्जैजरेटेड हैं, दूसरा आपने कहा कि अगर किसी एक महीने में बिलिंग साइकिल बड़ा हो जाए तो अगले में वो छोटा हो जाता है, तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। मगर इसमें सवाल उठता है ना कि अगर एक महीने में बड़ा हो गया तो कैसे इक्वली कॉम्पनसेट होगा अगले महीने में? अगर वो एक स्लैब से निकल कर अगले स्लैब में चला गया और उसे महंगा यूनिट पड़ गया है, और अगर वो लाइफलाइन की कैटेगरी से निकल गया है तो अगले महीने में कैसे कॉम्पनसेट हो जाएगा उसके लिए? अच्छा, इससे पहले हम ये समझ लें शाहजेब कि बिलिंग साइकिल किस तरीके से पाकिस्तान में मीटर रीडिंग कैसे होती है। देखिए, ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही दिन तमाम मीटर्स की रीडिंग पॉसिबल नहीं है। कोई 3.5 करोड़ कस्टमर्स हैं तो 3.5 करोड़ मीटर्स की रीडिंग एक ही दिन नहीं हो सकती है। तो हर कस्टमर का जो बिलिंग साइकिल होता है वो अलग होता है, बिकॉज हमारा स्टाफ एवरी डे मीटर रीडिंग कर रहा होता है तमाम डिस्कोस का। तो अगर किसी को 28 तारीख को बिल मिलेगा तो हर महीने की 28 तारीख को मिलेगा। तो अगर 28 जून को किसी का बिल इशू हुआ होगा तो अगला बिल उसका 28 जुलाई को इशू होगा। और जब 28 जुलाई को इशू होगा, अगर 28 जुलाई को लेट से कि अगर छुट्टी पड़ जाएगी, सैटरडे संडे होगा, तो उसका बिलिंग साइकिल ऑटोमेटिकली 31 डेज से बढ़ के 33-34 डेज हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जुलाई के अंदर 28 जुलाई को आशूरा था, छुट्टी थी, फ्राइडे का दिन था और फिर सैटरडे संडे था। तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों की मीटर रीडिंग 28 जुलाई को होनी थी, 28 जुलाई को, उनका ऑटोमेटिकली 34 डेज हो जाएगा। सेकेंडली, जुलाई के अंदर कोई 5 वीकेंड्स थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है, पहली बार नहीं हुई है। पिछले कोई 50 वर्षों से पाकिस्तान में इसी तरीके से मीटर रीडिंग होती है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसे ही होती है कि कुछ कस्टमर्स का जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 30 की जगह या 31 की जगह 32, 33, 34 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी एक माह में वो उसका स्लैब अगर चेंज भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर का स्लैब चेंज हो। अगर नंबर ऑफ डेज 33, 34 हुए हैं और अगर स्लैब एक माह में चेंज होता है तो अगले माह उसकी चूंकि 26 से 27 दिन की होगी तो उसका स्लैब नीचे भी आ सकता है। लेकिन हमारे सिस्टम में 2 चीज़ें हैं। पहली बात, जो भी बिलिंग नंबर ऑफ डेज अगर ज़्यादा होता है तो तमाम कस्टमर्स का एवेल्युएट किया जाता है कि उसका स्लैब चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से लोअर स्लैब से हायर स्लैब में गया है, कौन सा लाइफलाइन कस्टमर चेंज हुआ है और कौन सा प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड में गया है। और उसके बाद उन तमाम कस्टमर्स को एवेल्युएट करके उसके अंदर उनकी एडजस्टमेंट की जाती है बिलिंग के अंदर। हाँ, ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और इसके अंदर आई एम श्योर गलतियाँ होती होंगी, लेकिन दीज सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। और सेकेंडली, ये जो अफेक्ट हुए हैं लोग, वो 1 करोड़ या 50 लाख नहीं हुए हैं, ये तकरीबन 8.5 लाख कस्टमर्स हुए हैं। एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर। टोटल कस्टमर जो प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड गए थे जुलाई में, वो 2 लाख कस्टमर्स थे आउट ऑफ 35 मिलियन, विच इज 0.6%, लेस देन 1%। और जो अगस्त में थे वो 1,13,000 थे, विच इज 0.3%। तो दे वेरी स्मॉल नंबर्स, आई मीन 100 में एक से भी कम कस्टमर्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स परफेक्ट, इट शुड नॉट हैपन, बट दीज आर द एरर्स विच हैपन इन द सिस्टम, विच इज अ वेरी लार्ज सिस्टम। जो एक बात समझ में आ रही है वो ये कि आपने कहा कि एक तो आशूरा आ गया था, इसके अलावा जो छुट्टियां होती हैं उसकी वजह से जो साइकिल है वो बदल जाता है अगर छुट्टियां आ जाएं। तो उसमें जो एक सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए मुख्तलिफ क्यों? कि अगर मुल्तान की इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है उसमें 57 लाख जुलाई में थे, तो गुजरावाला के सिर्फ 4,63,000 थे, फैसलाबाद के 3,54,000 थे और के इलेक्ट्रिक का एक भी नहीं था। ये जो छुट्टियां थी ये क्या कराची के कंज्यूमर्स को नहीं इम्पैक्ट किया? के इलेक्ट्रिक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं थे छुट्टी पर? तो शाहजेब साहब, आपने खुद ने ही अपने सवाल में जो जवाब दे दिया, जो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि दीज नंबर्स आर रॉन्ग, ये नंबर्स गलत हैं। 57 लाख पहली बात तो जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, और बाकी भी जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स गलत हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो उन्होंने नंबर्स दिखाए हैं कि कंज्यूमर अफेक्ट, वो कह रहे हैं 32 लाख कंज्यूमर अफेक्ट हुआ है जुलाई में, हमारे हिसाब से तो 8.5 लाख हुआ है, 8,71,000 हुआ है। जो नंबर्स जो हैं, जो उन्होंने क्वेरीज रन की हैं सिस्टम में, बिकॉज 35 मिलियन अगर क्वेरीज होती हैं, जब उसमें आप रन करते हैं कोई भी क्वेरी तो एक सर्टेन मैक्रो डालना पड़ता है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ द स्लैब चेंजेस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो दैट यू हैव टू राइट। उसमें अगर जरा भी गलती हो जाएगी तो वो रन ही रिजल्ट ही गलत आएगा, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो द नंबर्स दैट वी आर लुकिंग एट, दीस नंबर्स आर रॉन्ग। ये आम बात है, जब आप कह रहे हैं कि नंबर्स गलत हैं, ऑथेंटिक नहीं है और इसके अगेंस्ट आपकी अपनी रिपोर्ट भी आएगी तो जाहिर उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। मगर कराची के अवाम ने भी, हमने देखा कि जुलाई अगस्त में उनके भी गिला था कि हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मगर के इलेक्ट्रिक के लिए
वही बात नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रिक में कह रहा है कि कोई भी एक महीना ऐसा नहीं है या कोई भी एक साइकिल जो है उन्होंने उस महीने में बीट नहीं किया है। तो क्या ये अपना साइकिल इनका कैसे प्रॉपर रहा? आशूरा तो कराची में भी आया था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन मीटर रीडिंग हो तो आपको जो नंबर ऑफ मीटर रीडर्स हैं इस मुल्क में वो 22 गुना बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 22 वर्किंग डेज इन अ मंथ हैं तो एक मीटर रीडर जो एम्प्लॉय होता है वो हर रोज एक इलाके की मीटर रीडिंग कर रहा होता है और इस तरीके से साइकिल चलता है। कराची में भी यही होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कराची में सबके सब लोगों को 30 से 31 दिन का बिल मिलता हो। हर माह जब वीकेंड आता है तो कुछ लोगों को 32, 33, 34 दिन का बिल जाता है। तो द फैक्ट कि कराची का नंबर ही नहीं है इसके अंदर, या तो कराची का डेटा नहीं देखा गया, और अगर देखा गया है तो फिर वो डेटा गलत देखा गया है और क्वेरी गलत रन की गई है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आशूरा और 14 अगस्त तो कराची में भी थी, इस तरह पूरे पाकिस्तान में थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब मंडे को आपकी वेबसाइट पर इसके अगेंस्ट रिपोर्ट आएगी कि कैसे गलत है और क्या हकाइक इसमें गलत हैं, वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। एक और बात मोहम्मद अली साहब, आप लोगों की तरफ से एक ड्राइव शुरू की गई थी, एंटी थेफ्ट ड्राइव थी, और उसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं। 63 अरब रुपए अभी तक बचाए गए हैं, मगर साथ ही बिजली की कीमतों में भी IMF के कहने पर इजाफा किया गया, एक प्लान एग्री किया गया, उम्मीद थी सर्कुलर रेट में कमी आएगी, मगर नहीं आ रही है। जून से लेकर अक्टूबर तक 301 अरब रुपए मजीद बढ़ गया, 2300 अरब रुपए से 2600 अरब रुपए पर चला गया सर्कुलर रेट। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है या कोई इलाज है? नहीं, इसमें दो बातें शाहिद साहब। पहली बात तो जब से केटेगर गवर्नमेंट आई है तो बिजली के रेट बढ़े नहीं हैं, एक्सेप्ट कि अगर कोई फ्यूल में एडजस्टमेंट होती है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। बिजली के रेट केटेगर गवर्नमेंट बढ़े नहीं है। जो बढ़े थे अगस्त के अंदर, वो पिछले साल की जो एडजस्टमेंट थी जो कि जुलाई में होनी चाहिए थी, वो अगस्त में हुई थी, और अगस्त के अंदर जुलाई और अगस्त दोनों माह का बिल आ गया था एडिशनल, इसलिए हुआ था। पहली बात तो केटेगर गवर्नमेंट में नहीं बढ़ी है। दूसरी बात, जो पिछले साल की जो टोटल एडजस्टमेंट होनी थी वो तकरीबन होनी थी 8.5 रुपए के करीब, लेकिन नेपरा ने चूंकि 8.5 रुपए का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता तो उन्होंने उसमें से सिर्फ 5.25 रुपए का, सिर्फ तो नहीं 5.25 रुपए का इम्पैक्ट कंज्यूमर को पास किया था। तो चूंकि पूरा इम्पैक्ट पास नहीं हुआ था, इसलिए उस वक्त डिसाइड ये किया था कि चूंकि समर के बिल वैसे ही ज़्यादा होंगे तो जो डिफरेंस है 2.5 रुपए का या 3 रुपए का, वो फिर विंटर के अंदर पास होगा। तो डेलिबरेटली इन तमाम माह के अंदर पिछले 3-4 माह में हमने कलेक्शन हमारी कम थी और अब विंटर के अंदर एडजस्ट होगी, तो ये कंज्यूमर पे इम्पैक्ट कम पड़े इसलिए किया गया था। पहली बात, जो सर्कुलर डेट में आप इंक्रीज देख रहे हैं, ये हमने नंबर्स IMF से ऑलरेडी अग्री किए हुए थे कि पहले 2 क्वार्टर्स में नंबर्स होंगे, हम इन लाइन विद IMF हैं। और अब चूंकि क्वार्टरली एडजस्टमेंट आ जाएगी अगले 6 माह के अंदर, तो जून का जो नंबर होगा सर्कुलर डेट का, वो फॉर द होल ईयर 0 इंक्रीज होगा, जो हमने IMF से अग्री किया हुआ है। तो इस साल सर्कुलर डेट में इंक्रीज 0 होगा। और साथ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से क्या फाइनल फैसला किया गया है? उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है? क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जो फैसला जो अभी तक डिस्कस हुआ है, जिस पे हमने और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एग्री किया है और जो डिस्कस हुआ है, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट चेंज करने का जो तरीका है वो ये है कि इनको लॉन्ग टर्म कंसेशन पे दिया जाए। दुनिया में 20 से 25 साल के कंसेशन पे यूटिलिटीज़ दी जाती हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है। उसकी वजह यह है शाहिद साहब कि इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो इनकी मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट के हाथों में है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर इसको बेहतर मैनेज कर सकता है। अगर हम इसको प्राइवेटाइज करने जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन में आपको प्रोसीड्स तो मिलनी नहीं है कोई खास, बिकॉज इनका बुरे हाल है बहुत सारियों के। तो इसलिए इसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं तो हम 20 से 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को ये देंगे, और फिर प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसके अंदर करनी पड़ेगी, और जो रिटर्न मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, जो लॉसेस कम होंगे, उससे प्राइवेट सेक्टर विल गेट द बेनिफिट। इसके ऊपर हम पिछले कोई 1 माह से काम कर रहे हैं। हम वर्ल्ड बैंक और IFC के साथ एंगेज हैं, उसमें काफ़ी काम हो चुका है और हमने पूरा इसका वर्क प्लान बना लिया है। इसकी समरी जो है कि ये कंसेशंस के थ्रू हमें प्राइवेट सेक्टर को देने चाहिए, प्रोविंसेस को नहीं देने चाहिए और प्राइवेटाइज नहीं करने चाहिए। ये समरी ऑलरेडी हम सर्कुलेट कर चुके हैं बाकी मिनिस्ट्रीज़ को, उनसे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, और जब कमेंट्स पूरे आ जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ जाएंगे, तो फिर ये कैबिनेट के पास जाएगी फॉर अप्रूवल कि कंसेशन के ऊपर काम हो जाए। मोहम्मद अली साहब, एक मुद्दत के लिए कंसेशंस पे देना, फिर लॉसेस कम करें तो उनका बेनिफिट होना, इसमें आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा इंसेंटिव उनके लिए इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। प्राइवेटाइज होगी, उन्हें पता है कि उनकी चीज़ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, कि इलेक्ट्रिक में भी हमने ये मिसाल देखी है। ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए? अगर हमें कोई बहुत अच्छे पैसे नहीं भी मिल रहे तो कम से कम लॉसेस से छुटकारा हो सके। देखिए,
आर्गुमेंट जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन और कंसेशन और प्रोविंशियलाइजेशन तीनों की फेवर में होंगे, तो प्रोज एंड कॉन्स तीनों तरफ होंगे। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट थॉट्स ऑन दिस। लेकिन अगर आप प्राइवेटाइज करने जाएंगे तो पहली बात तो आपको पैसे खास नहीं मिलेंगे, दूसरी बात जो आपकी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, जब आप कंसेशन में देते हैं किसी चीज़ को तो आप उसका इन्वेस्टमेंट प्लान पूरा अग्री करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरीके से उसके वायरिंग में इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, ये सारा कुछ अग्री होगा। और दूसरी बात ये देखें, कोई भी प्राइवेट सेक्टर से जब कंसेशन में लेगा ना इन यूनिट्स को, तो वो यूनिट्स जो वो डिस्कोज जिनमें के लॉसेस ज़्यादा हैं उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और रिवॉर्ड है फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अगर एक डिस्को साल के कोई 20-30 बिलियन लूज करती है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर अगर वो 30 बिलियन को कम करके अगर 25 बिलियन भी कर देता है तो 5 बिलियन की सेविंग मीन्स अ लॉट ऑफ सेविंग। उसके अंदर ऑब्वियसली शेयरिंग होगी फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। बट ओवरऑल अगर हमारी डिस्कोस को 300-400 बिलियन अगर लूज कर रही है साल का, तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत इंसेंटिव है। अगर वो 5 सालों में भी इसको जीरो पे ले आता है तो उनके लिए जो सेविंग होगी और एक शेयर होगा वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सो आई थिंक इट विल बी अ बिग इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू कम अंडर लॉन्ग टर्म कंसेशन। एक और खबर आई थी और वो ये कि पावर जो है मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनने चाहिए मुख्तलिफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में, और ज़रा आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया और उसकी जो सरबराही करे वो PMU की वो एक ब्रिगेडियर लेवल का पाक फौज का अफसर करे, फिर उसमें पुलिस भी हो, इंटेलिजेंस अफसरान भी उसकी टीम में। मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या दुरुस्त खबर है ये, और क्या किस बुनियाद पर आप ये PMU कर रहे थे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स हैं इनको प्रपोज कर रहे हैं? जी, PMU इसलिए बना रहे थे शाहिद साहब कि हमने जो क्रैकडाउन जो थेफ्ट ड्राइव की हुई है उसमें कुछ इलाकों में कुछ डिस्कोज में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने खुद ने कहा कि 62-63 बिलियन रुपीस की ओवरऑल रिकवरी हुई है और सेविंग हुई है। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ डिस्कोज में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अब वहाँ पर हमारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ द लोकल कल्चर एंड कंस्ट्रेंट्स। तो वहाँ पर आप कैसे उस ड्राइव को कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए हमने प्रपोज किया था कि एक डिस्को से हम शुरू करें, और हमने हैदराबाद को एक मॉडल बनाया था इसके अंदर कि वहाँ पर हम एक टास्क फोर्स या PMU बनाएं जिसके अंदर हमारे लोग होंगे, मिनिस्ट्री से मॉनिटरिंग होगी, डिस्कोस के लोग होंगे, पुलिस के होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के होंगे। तो ये हमने एक प्रपोजल दिया था। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ कमेंट्स हैं, लेकिन ये मामला भी हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मिनिस्ट्री से भी डिस्कस होगा, एंड वी आर वेरी कीन कि इसको किया जाए, बिकॉज अदरवाइज जिन इलाकों में रिकवरी कम है उनसे रिकवरी करने का और कोई तरीका नहीं है अनलेस के कंसर्टेड एफर्ट हो बिटवीन पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर पीपल। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उनके आई थिंक उसके ऊपर कमेंट्स हैं, बट वी आर स्टिल डिस्कसिंग विद देम। इट्स नॉट ओवर, वी आर डिस्कसिंग विद देम। बहुत शुक्रिया वज़ीर तवानाई की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं, फिर बात होगी। स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, 66,000 की सतह ऊपर कर गई। स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है और मुसलसल बढ़े जा रही है, और बढ़ते बढ़ते आज मजीद 1500 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। गुज़िश्ता 3 माह में इंडेक्स में 11,000 पॉइंट्स यानी 20% का इजाफा हुआ है, और सिर्फ 5 दिनों में इंडेक्स में 4,532 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो आज तक की तारीख में किसी भी एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा इजाफा है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि सियासी गैर यकीनी के खात्मे, IMF के टारगेट्स का हुसूल और मुस्तकबिल में शरह सूद में मुतवक्के कमी की वजह से इस वक्त मार्केट में तेज़ी नजर आ रही है। इसके अलावा उनकी राय है कि गुज़िश्ता बरसों में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से मार्केट इतनी गिर गई थी कि ये इजाफा मुतवक्के ही था। मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है, जबकि आज स्टॉक मार्केट में पहले इजारा सुकूक की नीलामी में भी ज़बरदस्त शिरकत देखी गई, और 30 अरब रुपए की हुकूमत की ऑफर के मुकाबले में 470 अरब रुपए की शिरकत देखी गई है। अब हुकूमत फैसला करेगी कि वो किस शरह पर कितने पैसे मार्केट से उठाती है। जबकि दूसरी तरफ IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद अब यह खबर भी आ गई है कि IMF बोर्ड के 11 जनवरी 2024 को होने वाले इजलास में पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने का मामला देखा जाएगा, और जाहिर है कि स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद IMF बोर्ड से मंजूरी की ही तवक्को की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ रुपए की कदर में इस्तेहकाम नजर आ रहा है। आज भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आई, और इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे कमी के साथ 283 रुपये 87 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे का है। और अहम बात यह है कि इस रेट पर दस्तयाब भी है। आज ही प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।